बच्चों, बीते कुछ दिनों से हमने जाना कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की अवधारणा को जाना, उसके अर्थ को समझा और ये भी हमने जाना कि संस्कृति का निर्माण करता मनुष्य कैसे है, क्यों है। और ये भी हमने समझने का प्रयास किया कि संस्कृति हस्तांतरित होती है, सीखी जाती है और वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अब ये सब हमने क्यों जाना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नोटिफाई है, ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। हम कुछ समय से, जब से ये नया सेशन शुरू हुआ है, हम आपका सेकंड पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो कि आपका सेकंड पेपर है, उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, उसके अध्ययन क्षेत्र क्या है। ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद उसके दूसरे टॉपिक को हमने शुरू किया था, जिसमें था संस्कृति का अर्थ और तत्पश्चात हमें जाना था संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत। हमने बीती कक्षा में भी संस्कृति संवर्धन सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत जानने की चेष्टा की थी कि संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ कल्चर ग्रोथ क्या है। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया और इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपनी क्या अभिव्यक्ति दी है, क्या राय दी है। तो हम आज जानेंगे। हमने इससे पहले हर्बर्ट स्पेंसर की बात की थी और आज हम बात करेंगे मॉर्गन की। मॉर्गन ने उत्विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए, क्योंकि संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत में अभी हम उद्विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तत्पश्चात हम प्रसार का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उद्विकास का सिद्धांत क्या कहता है, तो मॉर्गन ने हमने उद्विकास के सिद्धांत में सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बात की थी कि उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत में अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनकी क्या विचारधारा है उद्विकास के सिद्धांत को लेकर। और उसके पश्चात आज हम जानेंगे मॉर्गन के बारे में। मॉर्गन ने क्या कहा था। मॉर्गन ने उद्विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए मानव समाज के संदर्भ में 3 स्तरों की बात की थी, 3 स्टेजेस की बात की थी। देखिए, उद्विकास का सिद्धांत क्या कहता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की जाना, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप की ओर जाना। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मॉर्गन उद्विकास सिद्धांत के मानने वालों में से एक थे, हर्बर्ट स्पेंसर तो थे ही, उसके अलावा मॉर्गन भी थे। तो मॉर्गन ने 3 स्तरों की बात की। पहला जंगली स्तर, दूसरा बर्बरता का स्तर, तीसरा सभ्य अवस्था। ठीक है, कितने स्तरों की बात की, ये आपके असाइनमेंट में भी पूछा जा सकता है कि मॉर्गन ने उद्विकास के सिद्धांत में कितने स्तरों की बात की। तो उन्होंने मूलतः 3 अवस्थाओं की बात की, 3 स्टेजेस की बात की। और उन्होंने पहला स्टेज जिसके बारे में बात की थी वो था जंगली स्तर, दूसरा था बर्बरता का स्तर, तीसरा था सभ्य अवस्था। जंगली अवस्था या असभ्य अवस्था के 3 काल थे, 3 स्टेप उन्होंने बताए हैं। पहला जो काल था, पहला जो समय था, देखिए उद्विकास का सिद्धांत हमेशा एक बात की पुष्टि करता है, एक बात पर या फिर इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी व्यक्ति आज जिस स्थिति में खड़ा हुआ है वो एकदम से छलांग लगा के तीसरी स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। उसके लिए एक स्लो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज से उसे दूसरी स्टेज पर आना ही पड़ेगा। तो इसी बात को करते उन्होंने जब जंगली स्तर की बात की या असभ्य स्तर की बात की, तो उनके 3 कालों का उन्होंने विवेचन किया। पहला था प्राचीन मध्य, जहाँ मूल्यतः किस बात की बात हो रही थी कि आरंभ में मनुष्य क्योंकि भोजन ग्रहण करना, बिना भोजन के तो मनुष्य कैसे जीवित रह पाएगा, तो मछली मारने और आग के उपयोग का आरंभ, इसका उन्होंने ये पीरियड वो माना कि जब मनुष्य ने मछली मारना सीखा और आग के उपयोग को करना सीखा। तत्पश्चात उन्होंने प्राचीन और मध्यकाल में इन दोनों स्टेजेस की बात की थी। मछली मारने, पहला प्राचीन में मछली मारने, फिर आग के उपयोग की। पहले मनुष्य कच्चा मांस खाता था जब तक उसे आग का प्रयोग नहीं आता था। अब उसके बाद उन्होंने उत्तर काल की बात की, जब तीर कमान का इस्तेमाल किया गया। अब पहली अवस्था उन्होंने क्या कही थी, जंगली अवस्था। जंगली अवस्था में उन्होंने 3 काल बताए। पहला काल मछली मारने का, दूसरा आग के उपयोग का, तीसरा जब तीर और कमान का प्रयोग आरंभ हो गया। अब दूसरी अवस्था बर्बरता की है। दूसरी अवस्था बर्बरता की, इसमें क्या हुआ, मिट्टी के पात्रों के निर्माण के साथ ही मनुष्य बर्बरता के आदिकाल में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, बर्बरता में प्रवेश किस समय से करता है, मिट्टी के पात्रों के निर्माण के साथ। और पशुपालन और कृषि में सिंचाई का प्रयोग बर्बर अवस्था के मध्यकाल का
परिचायक है और धातु को गलाने की प्रक्रिया के आविष्कार तथा लोह उपकरण के प्रयोग से प्रारंभ होकर अगले परिवर्तन तक बर्बर अवस्था का उत्तरकाल है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझें। जब जंगली स्तर की बात कर रहे हैं मॉर्गन, तो जंगली स्तर में उन्होंने प्राचीन स्तर में बात की मछली मारने की, तब कच्चा मांस खाया जाता था। मध्य स्तर की बात की, मध्यकाल की बात की जब आग का प्रयोग आरंभ हुआ, और उत्तर काल की बात की जब तीर कमान का प्रयोग है। समझ गया? हर स्टेप के हर काल के 3-3 जो समय है यह काल अवधि है। जब उन्होंने स्तर की बात की थी, जंगली स्तर की बात की, तो उन्हें 3 कालों में विभक्त किया। पहला काल मछली मारने का, दूसरा काल जब मनुष्य ने आग का प्रयोग आरंभ किया, और तीसरा काल उन्होंने किस चीज़ की बात की थी, तीसरे काल में उन्होंने तीर और कमान के प्रयोग की बात की। ये कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया। अब जंगली स्तर के बाद उन्होंने बात की बर्बरता स्तर की, तो बर्बरता स्तर में भी उन्होंने 3 कालों की बात की। पहली अवस्था क्या थी कि मिट्टी के पात्रों का निर्माण हुआ, ये आरंभिक काल है, बर्बरता में आरंभिक काल है। फिर मध्यकाल तक आते आते क्या हुआ, पशुपालन और कृषि में सिंचाई का प्रयोग शुरू हुआ। और उत्तर काल आते हुए जब थर्ड स्टेज आई, तो धातु को गलाने की प्रक्रिया, आविष्कार और तथा लोह उपकरणों का प्रयोग आरंभ हुआ। यहाँ पर भी आप समझ गए, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेप आया जंगली स्तर, उसमें 3 स्टेजेस आई। सेकंड स्टेप क्या था जिसकी चर्चा मॉर्गन ने की, बर्बरता स्तर, उसमें भी 3 स्टेजेस आई। फर्स्ट स्टेज क्या थी? फर्स्ट स्टेज थी मिट्टी के पात्रों का निर्माण, दूसरी स्टेज उसमें क्या थी, पशुपालन और कृषि, और तीसरी स्टेज क्या थी, धातु को गलाने की प्रक्रिया। अब इसके बाद उन्होंने बात की सभ्य अवस्था की। सभ्य अवस्था में वर्णमालन और लेखन, वर्णमाला जो हम भाषा में लिखते हैं, है ना, वर्णमाला और लेखन के आविष्कार से इसका आरंभ माना गया। मॉर्गन के अनुसार समकालीन पश्चिमी यूरोपीय समाज की परिस्थितियों की गिनती भी इसी सभ्यता के अंतर्गत आती है। आई होप कि आपको इस बात को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब मॉर्गन ने जो हमारी संस्थाएं, देखिए आपने फर्स्ट ईयर में, आपको भली भांति पता होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में जो इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं, विवाह संस्था पढ़ी है, परिवार संस्था पढ़ी है, नातेदारी संस्थाएं पढ़ी हैं, तो इन सारी संस्थाओं को आधार मानकर भी मॉर्गन ने उद्विकास सिद्धांत की बात की। तो मॉर्गन ने अपने उद्विकासी सिद्धांत में विवाह, परिवार और नातेदारी के विकास के बारे में बात की। जब वो विवाह की बात करते हैं, विवाह संस्था की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी स्टेजेस निकली हैं, यहाँ पर भी स्टेजेस, एक क्रम चला है। उद्विकास बार बार क्या कहता है, क्रमबद्ध सिद्धांत की बात करता है, क्रमबद्ध विकास की बात करता है। तो उनका मत क्या था कि सबसे पहले एक विवाह, विवाह का सबसे ऊंचा स्तर था, जो यौनाचार से प्रारंभ होकर समूह विवाह, बहुपति विवाह, स्वेच्छा, एक विवाह एवं बहुपत्नी विवाह के स्तरों से गुजरा। नहीं समझे? मैं बताती हूँ। मॉर्गन ने कहा सबसे पहले विवाह का कौन सा रूप था? पहले विवाह था ही नहीं, पहले यौनाचार। यौनाचार मतलब कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर सकता था। तत्पश्चात क्या हुआ, समूह विवाह की परंपरा आरंभ हुई। ठीक है, यौनाचार के बाद लोगों को लगा, उस समय तात्कालिक समय में लगा कि शायद ये चीज़ ठीक नहीं है, और समूह विवाह की परंपरा आरंभ हुई। समूह विवाह के बाद कुछ समय के बाद बहुपति विवाह की और फिर बहुपत्नी विवाह की भी बात हुई, और उसके बाद ये अनेक स्तरों से गुजरते हुए स्वेच्छा विवाह से होते हुए फिर एक विवाह के स्तर पे गुजरा, जो कि आज सभ्य समाज में देखने को हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार से उन्हें परिवार की भी बात की कि जिससे विवाह बंधनों में परिवर्तन हुआ, उद्विकास सिद्धांत की जब वो बात करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने परिवार की बात की। तो उद्विकास से गोत्र से मातृपक्षीय, पितृपक्षीय एवं द्विपक्षीय स्तरों के रूप में मानते हुए मॉर्गन ने उद्विकास के 5 स्तरों की बात की। ठीक है, किसकी बात की? 5 स्तरों की। ये देखिए, मैं आपके असाइनमेंट में पूछ सकती हूँ कि मॉर्गन ने परिवार के किन 5 उद्विकासी स्तरों की बात की। तो पहला उन्होंने कहा रक्त संबंधी परिवार,
तत्पश्चात समूह परिवार, फिर सिंडे-सिमियन परिवार, फिर पितृसत्तात्मक परिवार, फिर एक विवाही परिवार। तो एक विवाही परिवार भी आजकल बहुत दिखाई देता है। पितृसत्तात्मक परिवार तो हैं ही, आज भी उनका स्वरूप कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता है। मॉर्गन के बाद हम बात करते हैं टायलर की। टायलर ने धर्म के क्षेत्र में उद्विकास को लागू किया। देखिए, मॉर्गन ने उद्विकास के सिद्धांत को किस किस पे लागू किया था? परिवार और विवाह, ये दोनों संस्थाएं हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि विवाह किससे कहते हैं या परिवार क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम टायलर की बात करें। टायलर ने जिस चीज़ की बात की, उन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को किस पे लागू करने की चेष्टा की? धर्म पर लागू करने की चेष्टा की। वो कहते हैं धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एकवाद की ओर हुआ। पहले बहुत ज़्यादा अनेकानेक देवताओं को माना जाता था, फिर एक देववाद की बात हुई। आदिम धर्म में आत्मवाद में विश्वास किया जाता है, साथ ही पूर्वजों की पूजा की जाती है। क्योंकि हम लगातार मानव शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें आदिम समाज की चर्चा करना बहुत अधिक आवश्यक है। अनेक देवी देवताओं की पूजा से आगे चलकर एकश्वरवाद का विकास हुआ। ठीक है, अब हम टिप्स पे याद करते हैं तो हम पहले याद करते हैं मॉर्गन ने जंगली अवस्था की बात की, तत्पश्चात उन्होंने बर्बर अवस्था की बात की, स्टेजेस हैं ना, और तीसरी उन्होंने सभ्य अवस्था की बात की। उन्होंने फिर जंगली अवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया। पहला मछली मारने की बात की उन्होंने कि सिर्फ मछली मार के खाई जाती थी। फिर आग के प्रयोग की बात की कि आग का प्रयोग आरंभ हुआ दूसरी स्टेज पे, ये जंगली स्तर में ही सेकेंड स्टेज थी। फिर जंगली स्टेज में थर्ड स्टेज क्या थी? तीर कमान का प्रयोग करना। जब बर्बर अवस्था की बात की उन्होंने फर्स्ट स्टेज पे बात की कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग आरंभ कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग स्तरों की बात की। अब उसके पश्चात जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने जब पहली बात की तो मिट्टी के बर्तनों की बात की, फिर पशुपालन और कृषि में सिंचाई की बात की, सेकंड स्टेज का सेकंड स्टेज, और फिर उसके बाद उन्होंने धातु गलाने की बात की। और जब सभ्य अवस्था का आरंभ उनकी दृष्टि में जब वर्णमाला और लेखन के आविष्कार से इसका आरंभ उन्होंने माना। ठीक है, अब उसके बाद हम मॉर्गन की बात करते हैं। मॉर्गन ने किस बात की बात की थी? मॉर्गन ने यहाँ तो स्टेजेस की बात करने के बाद उन्होंने परिवार के और विवाह के बारे में को आधार भूमि बनाकर उद्विकासी सिद्धांत की चर्चा की। ठीक है, अब उसके बाद आता है हम टायलर। टायलर ने भी उद्विकास सिद्धांत की बात की, परंतु उन्होंने धर्म को इसके आधार पर देखने का प्रयास किया और उन्होंने कहा बहुवाद से एक देववाद की ओर जो विकास हुआ है वो उद्विकासी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अब हम एक और सामाजिक वैज्ञानिक की बात करते हैं, हेडन। हेडन ने भी उद्विकास सिद्धांत की बात की और उस उद्विकासी सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने कला को आधार बिंदु बनाया। उन्होंने बात की यथार्थकारी कला की। सर्वप्रथम यथार्थकारी कला, फिर संकेतवादी कला, फिर रेखा चित्र। इस तरह से उन्होंने इस बात को समझाया। अब लेवी ब्रुहुल ने जिस बात के उद्विकास सिद्धांत को समझाने के लिए बात की थी, आदिम तर्की और आधुनिक तर्की। ब्रुहुल ने बताया था कि जहाँ तक आदिम लोगों का प्रश्न है, यहाँ लोग भौतिक अलगाव और अंतर्विरोध के निहितार्थ से अवगत नहीं होते, अतः उनकी मन स्थिति हमारी तुलना में अविकसित होती है। इसलिए इस आदिम व्यवस्था को तर्कपूर्व मन स्थिति कहना पसंद करते हैं। ये बात आपके समझ में आई? क्योंकि ब्रुहुल कहते हैं कि आदिम लोग सभ्यता के संपर्क में नहीं आए, उन्होंने तर्कशीलता से बहुत कुछ विश्लेषित करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने कार्य कारण संबंधों को खोजने की चेष्टा नहीं की, अपितु उन्होंने जिस चीज़ की बात की वो पूर्णतः विश्वास की बात थी। हमने जब धर्म जादू की बात हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि हमने धर्म जादू की बात की थी, तो आदिम समाज मूलतः इन्हीं आधार बिंदुओं पर टिका हुआ है। वो तर्क के आधार पर अपने जीवन को कसने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने जो लेवी ब्रुहुल है उन्होंने इसी बात को कहा था कि आदिम जो अवस्था है वो तर्कपूर्व मन की स्थिति है, कि तर्क नहीं किया जाता। ठीक है, अब कुछ ऐसी आलोचनाएं थी, कुछ विद्वानों ने उद्विकासी सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नव उद्विकासवादी का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। नव उद्विकास जो सिद्धांत था वो उद्विकासी सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए नव उद्विकासवादी ने उद्विकास
का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। इसमें लेस्ली व्हाइट, स्टीवर्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नव उद्विकासवादी का मत क्या था कि उद्विकास एक सीधी रेखा ना होकर परवलयिक वक्र रेखा के रूप में होती है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशेष रूप से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे उसके विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर मूल रूप से पुनः मुड़ जाती है। अब ये बात आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं आपको कुछ उदाहरण नहीं दूंगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, देखिए परवलय की किसी स्टेज से शुरू होकर वापस से उसी स्टेज पे लौटना, लेकिन एक प्यूरिफाइड वे में, एक संशोधित रूप में, ठीक है। अब जैसे आरंभ में जब आदिम समाज था, बर्बर समाज था, तब क्या होता था, संपत्ति पर सामूहिक अधिकार था, सबका संपत्ति पे सामूहिक अधिकार था। समाज में जितने लोग रहते थे, समूह में जितने लोग रहते थे, तो उस समय समूह में उपलब्ध जो भी संपत्ति थी उसमें सभी की भागीदारिता समान रूप से होती थी, ठीक है। तत्पश्चात जब बाद में उद्विकासी स्टेज आई और परवलयिक स्टेज आई, जब तो फिर क्या हुआ कि संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार हुआ। और ये बात आप लोग जानते हैं कि आज भी ये स्थिति है कि अधिकतर संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार की बात होती है। और उसके बाद कुछ जगह देखा गया जहाँ पर कुछ देश से, जैसे चीन है, रूस है, रूस में तो अब नहीं रहा, वहाँ पर राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की बात की गई, ठीक है। अब ऐसे ही एक उदाहरण देंगे जिसको शायद आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। शुरुआत में आदिम समाज में वस्त्रों का अभाव था, वस्त्र जानते ही नहीं थे लोग कि वस्त्र क्या होता है, और छाल पहनी जाती थी, पशुओं की छाल पहनी जाती थी, या फिर पत्तों को लपेटा जाता था शरीर में। तो वस्त्रों का अभाव था, इसलिए मनुष्य नग्न अवस्था में रहता था या अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ही वो ढक पाता था। लेकिन उसके बाद जब सभ्य अवस्था आई तो सारे शरीर पर उसने वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात जो उत्तर आधुनिक अवस्था की बात करें, आज आप बहुत भली भांति जानते हैं कि इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में लोगों ने कम वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। तो जो अवस्था आदिम अवस्था में थी वो अब वर्तमान अवस्था में वो देखने को चीज़ें मिल रही हैं, परंतु उसका एक परिष्कृत रूप हमारे सामने आ रहा है। तो ये आप बात समझे। अब इसको और मैं आपको समझाऊं तो एक उदाहरण और दिया जा सकता है, वो है यौन अनाचार। कि पहले क्या होता था कि व्यक्ति, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले समूह विवाह से पूर्व सभी स्त्री सभी पुरुषों से संबंध स्थापित करते थे और सभी पुरुष सभी स्त्रियों से संबंध स्थापित करते थे, क्योंकि सभ्यता और परिष्कार, सभ्यता का परिचय नहीं था। और मनुष्य ने धीरे धीरे जब अपनी संस्कृति को डेवलप किया तब उन्होंने इस चीज़ में परिवर्तन किया। तो आरंभ में यौनाचार था, परंतु उसके पश्चात एक विवाह की प्रवृत्ति आई, एक विवाह की संस्था का विकास हुआ। परंतु वर्तमान में आप भली भांति देखते हैं कि यौन स्वच्छंदता को तर्क के आधार पर उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि मेरा शरीर है, मेरी वैल्यूज़ हैं, मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, तो मैं किससे संबंध स्थापित करूं। ये मैं करके इसे समझा रही हूँ कि आप इस बात को समझ सकें कि इस तरह के तर्क महिलाओं के द्वारा भी दिए जाते हैं और पुरुषों के द्वारा भी दिए जाते हैं कि ये जो अवधारणा विकसित हुई है, देखिए ये सारे संसार में किसी न किसी रूप में व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं खुले तौर पर कहीं छुपे तौर पर यौन स्वच्छंदता का जो परिष्कृत रूप है अब आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप इस जो नव उद्विकासवादी सिद्धांत जो दिया गया है लेस्ली व्हाइट द्वारा या स्टीवर्ट द्वारा, उसको आपने समझा होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टीवर्ट ने और क्या कहा। तो जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के एक मार्गीय सिद्धांत के स्तर पर बहुमार्गीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ठीक है। किसको प्रस्तुत किया? एक मार्गीय सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियों में विकास
जितनी भी संस्कृतियाँ, विश्व की सभी संस्कृतियाँ विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी हैं, वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भी भिन्न भिन्न रहा है। स्टीवर्ट ने क्या कहा कि विश्व की समस्त संस्कृतियाँ हैं वो एक मार्गीय स्थान के स्थान पर बहुमार्गीय सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि विश्व की सभी संस्कृतियाँ विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी हैं, वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भिन्न भिन्न रहा है। स्टीवर्ट ने पेरू, अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृति का अध्ययन किया और बताया कि ये संस्कृतियाँ कृषि पूर्व युगीन स्थिति से प्रारंभ होकर क्रमशः प्राथमिक कृषि, संस्कृति, निर्माण एवं स्थायित्व कला, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय बीजों के अनुक्रम में विकसित हुई हैं। लेकिन क्रम ऊपर और नीचे होने की संभावना है, क्योंकि उनका मानना है कि सभी संस्कृतियाँ विकास के समान स्तरों से होकर नहीं गुजरी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? अब हम पढ़ेंगे लेस्ली वाइट को। हमने नव उद्विकास वादियों के सिद्धांत की जब बात की तो हमने दो जो उसके प्रवर्तक हैं नव उद्विकासवादी के, उनमें हमने बात की थी स्टीवर्ट की और दूसरी बात की लेस्ली वाइट की। तो लेस्ली वाइट की मान्यता है कि मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, तो एक व्यक्ति में कितनी ऊर्जा है यह उसका विकास, सांस्कृतिक विकास उस पर निर्भर करता है। अपने उपयोग के लिए मानव जो ऊर्जा पर नियंत्रण करता जाता है उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता है। इस प्रकार लेस्ली वाइट ऊर्जा वृद्धि और सांस्कृतिक विकास को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। किसको एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं? सांस्कृतिक विकास और ऊर्जा वृद्धि को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या जाना? हम एक बार पिछले पृष्ठों को देखते हैं और हम इस बात को दोहराते हैं, क्योंकि इसको समझे बगैर देखिए हमने जाना कि उद्विकास सिद्धांत क्या है और उद्विकास सिद्धांत किसके भीतर आता है, किसके अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक संवर्धन के अंतर्गत आता है। और उद्विकास सिद्धांत की जब हमने बात की तो हमने मॉर्गन को जाना। मॉर्गन से पहले हमने बात की थी हर्बर्ट स्पेंसर की, और हर्बर्ट स्पेंसर ने जिस सिद्धांत को दिया था उन्होंने सरल समाज और जटिल समाज के आधार पर अपने सिद्धांत की पुष्टि की थी। कौन से सिद्धांत की? उद्विकासीय सिद्धांत की। और मॉर्गन ने अपने सिद्धांत की पुष्टि किसके आधार पर की? उन्होंने पहले 3 स्टेजेस की बात तो की है, विकास की 3 अवस्थाओं की बात तो की है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की बात की थी, मॉर्गन ने किसकी बात की? मॉर्गन ने अपने सिद्धांत उद्विकासीय सिद्धांत की पुष्टि धर्म और विवाह के आधार पर करने की चेष्टा की। और टायलर ने किसके आधार पर की थी? मॉर्गन ने तो विवाह और परिवार के आधार पर की थी, इन दोनों इंस्टीट्यूशन की बात की थी, परंतु जो टायलर थे, टायलर ने धर्म के आधार पर बात की थी। अब हम इन तीनों को एक बार याद कर लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकासीय सिद्धांत की चर्चा करने के लिए आधार केंद्र बिंदु बनाया। किसको बनाया था? समाज को, सरल समाज और जटिल समाज। फिर जब हम मॉर्गन की बात करते हैं तो मॉर्गन ने बात की विवाह की, और उन्होंने कहा पहले यौनाचार था, फिर उसके बाद समूह विवाह, फिर बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, और इस प्रकार क्रमवार आगे बढ़ते हुए फाइनली जिस स्टेज की बात की उन्होंने एक विवाही परिवार की बात की। और इसके बाद उन्होंने किसकी बात की थी? जब विवाह की बात करने के बाद उन्होंने परिवार की बात की। परिवार में उन्होंने बात की रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिंडेसिम परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। अब तत्पश्चात हमने जब मॉर्गन को जाना तो उसके बाद हम बात करते हैं टायलर की। टायलर ने भी धर्म के आधार पर उद्विकासीय सिद्धांत की बात की, और वो उद्विकासीय सिद्धांत की बात जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा बहुदेववाद से एक देववाद की ओर इसका विकास हुआ है। हेडन ने भी इसी तरह से कला के आधार पर बात की, और लेविल बुहोल ने भी आधुनिक तर्क और आदिम तर्क की बात की। क्योंकि इस उद्विकासीय सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई, इसी कारण से
फिर क्या हुआ कि उद्विकासी सिद्धांत की आलोचना होने के कारण नव उद्विकास वादियों ने उद्विकास जो सिद्धांत था उसके भीतर कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की और उन्होंने जो एक सीधी रेखा में, अभी तक उद्विकासी सिद्धांत की बात की जा रही थी कि एक सीधी रेखा के आधार पर जो परिवर्तन होता है, जो स्टेजेस आती हैं वो सीधी रेखा के आधार पर आती हैं। तो नव उद्विकासवादियों ने कहा कि नहीं, ये सीधी रेखा का आधार पर ना कर परवलय की वक्र रेखा के रूप में होती है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशेष रूप में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे उसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु एक नए और उच्च स्तर पर। तो इसके उदाहरण में हमने जाना कि राज्य का पहले संपत्ति जो आदिम अवस्था थी, संपत्ति पर सामूहिक अधिकार था। उसके बाद हमने जाना कि जब सभ्य अवस्था आई तो संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार आया और उसके बाद राज्य के द्वारा संपत्ति पर अधिकार, सामूहिक अधिकार की बात हमें दृष्टिगोचर होती है। फिर इसी तरीके से वस्त्रों की बात की कि पहले वस्त्र मनुष्य इसलिए धारण नहीं करता था कि वस्त्रों का अभाव था। फिर जब सभ्य अवस्था आई तो मनुष्य ने वस्त्र धारण करना आरंभ किया। तत्पश्चात अब जो स्टेज देखने को मिलती है वो बात करती है नगरतावाद की, और उसको वो अपने आधारों, तर्कों पर प्रतिस्थापित करने की, पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और इसी तरीके से हमने देखा कि आदिम समाज में यौनाचार था, परंतु उसके पश्चात एक विवाह संस्था का डेवलपमेंट हुआ, परंतु अब वापस से वही यौनाचार वाली अवस्था लेकिन परिष्कृत रूप में आई कि अब तर्क के आधार पर यौन साक्षरता की बात की जाती है, सेक्स फ्रीडम की बात की जाती है। अब उसके बाद हमने देखा कि जूलियन स्टीवर्ट ने एक मार्गी सिद्धांत के आधार पर बहुमार्गी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विश्व की सभी संस्कृतियाँ जो समान स्तरों से नहीं गुजरी हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भिन्न भिन्न रहा। और स्टीवर्ट ने पेरू, अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृतियों का अध्ययन करके इस बात को आधार प्रस्तुत किया। और लेस्ली वाइट ने भी जो नव उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, उन्होंने कहा मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है और अपने उपयोग के लिए मानव जो जो ऊर्जा पर नियंत्रण करता है उसी गति से उसका सांस्कृतिक विकास होता है। अब आने वाली कक्षाओं में हम जो आपका संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत है उसके बारे में और भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम प्रसार का सिद्धांत पढ़ेंगे। परंतु मैं आपसे लगातार, आपसे मेरा अनुग्रह है, आपसे निवेदन है कि ऐसा ना हो कि हम आगे पढ़ते जाएं और पीछे का सब भूलते जाएं। और अब तो आपके लिए अत्यधिक सुविधाजनक एक साधन उपलब्ध हो गया है, आपके कॉलेज का यूट्यूब चैनल। तो आप रोज़ उससे, और देखिए सहजता हो गई, पहले आप कक्षा में आकर आपको एकाग्रचित होकर पढ़ना पड़ता था, ईश्वर करे वो दिन शीघ्र अति शीघ्र है, परंतु आज आपके पास ये सुविधा है कि आप अपना केंद्र बिंदु, आप अपने समस्त कार्यों का निर्वहन करते करते अगर आप अपना मोबाइल खोल के यूट्यूब चैनल अपना शुरू कर लेते हैं और देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कान देखिए, ये सिद्धांतन इस बात को सिद्ध किया गया है कि अगर आप लगातार किसी बात को सुनते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। तो आप अगर लगातार इसे सुनते रहेंगे अपने घरेलू कार्य करते हुए भी, और हमारे महाविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी कृषि कार्य भी करते हैं, परंतु अगर आप ये कार्यों को करते हुए भी इन चीज़ों को सुनते रहेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके बहुत अच्छे अंक आ सकेंगे। और आपके लिए हमेशा से, जब से ये सेशन आरंभ हुआ है, लगातार हमेशा पहले भी ये परंपरा रही है, पर चूँकि इस वक्त हम आमने सामने बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो लेकिन आपके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप सभी के पास मेरे फ़ोन नंबर हैं, उसके माध्यम से भी आपको अगर किंचित कहीं कोई समस्या आ रही है, कोई ऐसी अवधारणा है, कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसी वस्तुगत परेशानी है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अर्चना ने एक प्रश्न पूछा था कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है। देखिए बेटा, जाति
वर्ण व्यवस्था का एक विकृत रूप है। जहाँ पहले हमने जब फर्स्ट ईयर में वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी तो वर्ण व्यवस्था में स्पष्ट था कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसका वर्ण वैसे निर्धारित होगा। तत्पश्चात जाति व्यवस्था धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होते होते कहीं ना कहीं वह जाति व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। और जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है जहाँ पर उसके कार्य के आधार पर जाति निर्धारित नहीं होती, अपितु जाति का निर्धारण का आधार जन्म होता है। कास्ट सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा वो हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आपने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है तो अगर आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें कहीं रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ना सामाजिक तौर पर ना वैधानिक तौर पर, ठीक है। लेकिन जाति और जनजाति में क्या अंतर है? जाति तो ये हो गई, आपको समझ में आ गया कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो जन्म आधारित है, जिसमें व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन ये जाति सभ्यता के समस्त जो प्रारूप हैं, जो रूप हैं, उनको उनसे परिचित है, वो शिक्षित है, वो सभ्यता के से परिचित होने के बाद आधुनिकता के तमाम प्रतिरूपों से परिचित है और उनको जीवन में स्वीकार करती है। परंतु जनजाति वह समाज है, जनजाति जिसे हम समाज कहेंगे, जनजाति वह समाज है जो जंगलों में निवास करता है, जो आज भी सभ्यता से दूर है और जिसका जीवन जिसका मूल जो आज भी तर्क वितर्क से दूर धर्म और जादू की जो अवधारणा है उनमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को खोजने का प्रयास करता है। आशा करती हूँ कि अर्चना की ये समस्या सुलझ गई होगी। और कहीं कोई आपको समस्या आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं प्रयास करूँगी कि आने वाली, और क्योंकि मैंने अर्चना को व्यक्तिगत तौर पे ना समझा के अभी आज के लेक्चर में इसलिए समझाया कि हो सकता है संभवतः किसी और बच्चे को भी ये समस्या आए हो तो ये साथ के साथ उसकी समस्या भी सुलझ जाए। तो आने वाले समय में अगर आपको कोई अवधारणा समझ में ना आई हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने प्रश्न को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आगामी कक्षाओं में अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको मैं सुलझा सकूँ। अब यही इसी आशा के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं कि आप निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और प्रगति की ओर बढ़ने के लिए कोई शॉर्ट वे नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, कठोर परिश्रम। तो आप कठोर परिश्रम करेंगे, ऐसी आशा के साथ। धन्यवाद।